नमस्ते फ्रेंड्स और ABI समाधान में आपको स्वागत है। और हम शुरू करने वाले हैं आज एक और नया लेक्चर नंबर 4। वो किससे रिलेट करेगा? श्रोडिंगर समीकरण से रिलेट करेगा। पिछली प्रीवियस क्लासों में हमने बोर तथा हाइजेनबर्ग के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया और सारे A to Z क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब मैं कह रहा था कि हमने पिछली जो क्लासेस ली है, मैंने कहा था कि एक टॉपिक दूसरे से क्या होगा, कनेक्ट होगा। अब जो श्रोडिंगर है ना, श्रोडिंगर जो वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया कि उन्हीं जो नियम थे, उन्हीं तथ्यों को आगे बढ़ाते हुए अपनी एक समीकरण दी जो तरंग पर आधारित थी। उसको क्या क्या कहा गया? श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहा गया। ठीक है, अब बात करते हैं। पहले हम बोर की बात करते हैं, जो पिछली हमने 2 क्लास में बोर की बात कर रहे थे। बोर ने क्या कहा कि ये नाभिक है, वापस हम रिवीजन कर रहे हैं पिछली। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाता है। परंतु बात करें तो ना ही तो बोर, ब्रोगली और ना ही हम बात करें कौन, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत ना ही ब्रोगली और ना ही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आया था। तो बोर ने जो इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाते हैं उनको इन दोनों के द्वारा नहीं समझा पाए। पहली बात ये, पहले या फिर इनके बाद में नियम कौन से प्रस्तुत किए गए? ब्रोगली फिर हाइजेनबर्ग का सिद्धांत पढ़ते हैं, ये नियम आए। परंतु जो वैज्ञानिक श्रोडिंगर थे ना, उन्होंने क्या कहा, जो ब्रोगली और हाइजेनबर्ग दोनों की बातों को समझते हुए आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी एक थ्योरी, अपनी कल्पना दी। वो किस प्रकार से कल्पना दी कि जब ब्रोगली में हमने क्या पढ़ते हैं, हम द्वैत प्रकृति पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द्वैत प्रकृति पढ़ते हैं। और हाइजेनबर्ग क्या पढ़ाता है? अनिश्चितता पढ़ाता है। इसी के आधार पर क्या किया, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया। हमने ब्रोगली और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सी प्रकृति दर्शाता है, क्योंकि जो उसका मास होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो कौन सी प्रकृति दर्शाता है? ये तरंग की प्रकृति को ये दर्शाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग है उससे संबंधित उन्होंने एक तरंग समीकरण दी, इलेक्ट्रॉन की तरंग समीकरण जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्रोडिंगर तरंग बोलते हैं या तरंग फलन बोलते हैं। अभी देख लीजिए, पहले बोर आते हैं। बोर ने क्या बताया कि जो नाभिक है उसके चारों क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। और इस तथ्य को हाइजेनबर्ग और ब्रोगली के सिद्धांत से नहीं समझा पाया, क्योंकि दोनों की थ्योरी क्या है, बोर के जो थ्योरी बताने के बाद में ये आई थी। परंतु जो श्रोडिंगर वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया कि जो हाइजेनबर्ग और ब्रोगली के तथ्यों को आगे बढ़ाते हुए अपनी थ्योरी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि द्वैत प्रकृति के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो वो कौन सी प्रकृति दर्शाता है? वो तरंग की ही प्रकृति दर्शाता है। इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन की एक तरंग समीकरण दी, जिसको क्या बोला गया, जिसको श्रोडिंगर तरंग या तरंग फलन कहा गया। ठीक है, उन्होंने निश्चित कर दिया कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरंग के रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर बात करें तो इस जो तरंग फलन है, श्रोडिंगर समीकरण है, या इसका एक नाम और इलेक्ट्रॉन तरंग समीकरण है, इसको किससे दर्शाया गया है? उन्होंने एक चिन्ह आता है जिसको हम बोलते हैं साई। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं। जो किसको व्यक्तित करता है? वो इलेक्ट्रॉन तरंग को व्यक्तित करता है, श्रोडिंगर तरंग को व्यक्तित करता है, या तरंग फलन को व्यतीत करता है। ठीक है, ऐसे देखिए। और इसका एक गणितीय निरूपण है, इसको हमने क्या किया, गणितीय निरूपण के द्वारा
दर्शाने के लिए इसको प्रयोग किया है, इसका कोई विशेष भौतिक महत्व नहीं है। और साई क्या दर्शाता है? साई दर्शाता है ये जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा के अंदर कोश के अंदर चक्कर कर रहा है वो साई जहां वह 3D आकाश त्रिविम के अंदर यह बताने का प्रयास करता है कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है, प्रायता है, वो अधिकतम होती है। किसके द्वारा दर्शाई जाती है? साई के द्वारा दर्शाई जाती है। फिर से देख लीजिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि हाइजेनबर्ग ने दर ब्रोगली का प्रयोग करते हुए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन तरंग समीकरण दी, जिसे के दो अन्य नाम है श्रोडिंगर तरंग, तरंग फलन। साई, जिसको साई से निरूपित किया जाता है, साई कुछ नहीं है, गणितीय निरूपण के द्वारा हमने साई का चिन्ह का प्रयोग किया है। साई होता क्या है? जो कक्षा होती है ना, वहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र होता है 3D, जहाँ पर जो समान ऊर्जा के वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके पाए जाने की प्रायता को कौन दर्शाता है? साई दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमने श्रोडिंगर ने क्या बताया, किसका प्रयोग किया। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। क्या हमारा श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, किस प्रकार से आए और किस प्रकार से हम इनको देखिए। यहाँ से अगर बात करें, आप प्रश्न उठा से क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं। तो एमसीक्यू की बात करें, अगर आने की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये पूछ सकता है कि साई क्या है। साई होता क्या है? तो साई मैंने बता दिया है कि त्रिविम है ना, त्रिविम एक लाइन वन लाइन का भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो एबेसिड की बात करें, पूछ सकता है जो साई होता है क्या, वो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है ना, वहाँ त्रिविम 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन जो समान ऊर्जा के उनको बताने की प्रायता को दर्शाता है। ठीक है। और क्या पूछ सकता है? श्रोडिंगर तरंग फलन है ना, दूसरा भी पूछ सकता है कि साई को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? क्या दूसरा नाम तरंग फलन नाम है। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते थे? श्रोडिंगर तरंग बोलते थे। इसी का नाम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन तरंग समीकरण। मतलब साई के विभिन्न नाम पूछ सकता है आपको। क्या पूछ सकता है? इनके विभिन्न नाम पूछता है। इसको कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? वैसे देखिए, साई हो सकता है, बीटा हो सकता है, अल्फा बता सकता है। तो आप बता दीजिए उसको साई कहते हैं। ठीक है। अब हम शुरू करने वाले हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अरे देखिए, मैथ वाले को इस समीकरण को करेंगे, इसमें कोई समाकलन और आएगा, उनको दिक्कत नहीं है। मैं बाकी को लास्ट में जब इस खत्म हो जाएगा टॉपिक, तो मैं बताऊंगा आप कौन सी ट्रिक के साथ इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है। हम शुरू करते हैं। जो टॉपिक डाल दीजिए हेडिंग श्रोडिंगर तरंग समीकरण। श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है। अब कोई भी जो फलन है या तरंग है, उसको हम किसके द्वारा शो करते हैं? साइन के द्वारा। और इसको ऐसे लिखो जिसका ए साइन एक्स पाई अपॉन लेम्डा। सभी की आपको वैल्यू पता होगी। ए आपको दिखा है, ठीक है, एक्स पाई तो होती है, लेम्डा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। तो मतलब हम इलेक्ट्रॉन तरंग की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसका हम क्या करेंगे? समीकरण कुछ भी दे दीजिए एक, हम क्या करेंगे? समाकलन करने पर, सॉरी अवकलन करने पर, अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? हम x के सापेक्ष करेंगे। ठीक है। इस कांस्टेंट रहता है, जब साइन का समान अवकलन करोगे तो क्या आएगा? cos आता है। ठीक है। x का एक हो जाएगा पाई। ठीक है। अब देखिए, जो x के अलावा जो भी संख्या होती है उसे कहते हैं चर कहते हैं, और चर आ जाती है बाहर, तो पाई और लेम्डा आ जाती है। पुनः अवकलन करेंगे इसका, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन कर दीजिए। ठीक है। एक जो कांस्टेंट वही रहेगा,
जब सॉरी साइन माइनस नहीं है। अब देखो वापस जब इसका आउटपुट करोगे ना आप कोस का साइन में, तब जो चिन्ह है वो ऋणात्मक आ जाएगा माइनस का। ठीक है, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, पाई एक बार तो है, एक बार तो है आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कर लीजिए 2 पाई इधर भी कर लीजिए, 2 पाई इधर भी कर लीजिए, 2 पाई बाहर भी आ जाएगा, और 2 पाई इधर और 2 पाई इधर होगी, 2 पाई ऐसे करें, 2 पाई बोलेंगे। ठीक है, तो वापस कर लीजिए इसको थोड़ा हल कर लेते हैं अपन। देखिए साइन 2 पाई x लेंगे, इसकी देखो वैल्यू जी की है, वैल्यू क्या है यहाँ पर साइन है। इसको थोड़ा हल कर लीजिए, 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर। इसको जब इसका मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है, मान रखोगे तो ये अब क्या जाएगा, साई का चिन्ह वापस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो है ही, क्या जाएगा 4 पाई स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर, समीकरण नंबर। ठीक है, अगर मैथ वाले बंदे हो इजली स्टेप को कर सकते हैं। अगर आप बायो वाले बंदे हो तो आप इसके बाद अगला चरण ये याद कर सकते हो, सीधा डायरेक्टली लिख सकते हो इस पद को। ठीक है, इतना काम करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ याद करो और इस पद को लिख सकते हो आप। अगर समाकलन आपको आता है, अवकल सॉरी आपको आता है, तो आप ये पद आसानी से निकाल सकते हो। हमने ब्रोगली में अगर आपने रिवीजन की होगी, ब्रोगली के अनुसार हमने तरंग फलन पढ़ रहे थे, तरंग फलन पढ़ रहे थे ना, तो वो क्या समीकरण क्या थी, मेरे पास लैम्डा अपॉन एच अपॉन पी था, जहाँ आप पी की जगह पर क्या रख सकते हो, एम बी रख सकते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू रख देते हैं हम लैम्डा एच अपॉन एम बी। ठीक है, इसका आप क्या करेंगे, वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग करने पर। ठीक है, क्योंकि हमें देखिए वैल्यू किसकी चाहिए, लैम्डा स्क्वायर की चाहिए, तो यहाँ पर भी वर्ग कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर एम स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेग ए बटा लैम्डा है ना, तो इसको भी हम क्या बना देते हैं, ए बटा लैम्डा बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, जो ऊपर था उसको नीचे ले, तो नीचे उसको ऊपर लेके चले जाओ। समीकरण नंबर इसको क्या दे दीजिए यार, 3 दे देते हैं। देखिए समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से। ठीक है, समीकरण 2 व 3 से वैल्यू रख दीजिए, जहाँ लैम्डा स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मान रख देते हैं। ठीक है, अब लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, क्या वैल्यू है, एम वी स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा इसमें, एच स्क्वायर। समीकरण नंबर ये हो जाती है 4। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हम आगे इसको करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा, और हम क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा संबंध। ठीक है, संबंध क्या होगा, वो होगा ई, गतिज ऊर्जा को आप यू से लिखिए, और स्थिति सॉरी स्थितिज ऊर्जा को यू से लिखिए, गतिज ऊर्जा को लिखिए यहाँ 1/2 एम वी स्क्वायर से। जो यू है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, एक 2 को उधर लेके चले जाइए, ई के पास में यहाँ आ जाएगा, एन इसके नीचे आ जाएगा। ज़्यादा देख हार्ड नहीं है,
क्या सकते वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए इधर, साइन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है तो 2 ई माइनस यू बटा, इसको सही से लिख लीजिए, साइन 2 8 हो जाएगी, ठीक है, पाई स्क्वायर एम से एम कैंसिल हो जाए, ठीक है, ये जो एम है एम से कैंसिल हो जाए, एम ही बचेगा, ई माइनस यू और एच स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया ना। तो इसको माइनस क्वेश्चन को इधर लेके चले जाइए आप, प्लस का जाएगा साइन 8 पाई स्क्वायर अपॉन एम ई माइनस यू और एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये सिर्फ क्या निकाला है, एक्स के लिए निकाला है, तो जो तरंग होती है ना वो तरंग वो 3D त्रिविम में स्थित होती है, त्रिविम में स्थित होती है। तो देखिए त्रिविम की अगर बात करें, त्रिविम को कुछ हम कैसे लिख सकते हैं, त्रिविम की बात करें कुछ इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, ये होती है उसकी एक्स, इसको कहते हैं, इसको वाई कहते हैं और ये कहते हैं जेड। तो इसके निरूपण में, इसके रूप में हम इसको समीकरण क्या करेंगे, निरूपित करेंगे, और ये किस प्रकार से निरूपित करते हैं, ठीक है। एक्स तो ले लिया है, अब वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस पाई 8 पाई एम पी अपॉन यू और एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दो आ गई, एक तो आ गई ये वाला, एक क्या आ गया हमारे पास ये वाला, इसको क्वेश्चन देना। अब देखिए अलग अलग भी पूछ सकता हो, आपको पूछ सकता है एक्स के लिए बताइए तो वाई के लिए वाई, अगर दिशा पूछ रहा है तो वाई लगा दीजिए, जेड पूछ रहा है जेड बता दीजिए, और पूर्ण त्रिविम के लिए पूछ रहा है तो उसको संपूर्ण समीकरण बता दीजिए, ठीक है। अभी तक हमारे पास दो फॉर्मूला आ चुके हैं, किसके, श्रोडिंगर समीकरण के, अभी भी इसमें है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये है ना डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी और डी जेड स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं, इसके द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा क्या करते हैं, निरूपण हम करते हैं। अब क्या करते हैं, ये समीकरण मेरे पास आ गई 6, समीकरण 6 में इसका मान रखने का, मान रखने पर, जब मान रख दोगे तो क्या आ जाएगा, जो ये पूरी जगह है ना, ये साइड कॉमन आ जाएगा, सभी में साइड कॉमन आने पर एक आ जाएगा डेल स्क्वायर साइन प्लस क्या आ जाएगा आपके पास साइन 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस यू और क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, एक फॉर्मूला बाईपास किया। हमारे पास कितने फॉर्मूले बन चुके हैं, अभी तो हमारे पास 3 फॉर्मूले बन चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप डेल की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये वैल्यूज की जगह आप पुट कर सकते हो, तीनों फॉर्मूला एक ही है, भी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और टर्म बाकी है इसका। तो देखिए तीनों पूछ सकता है, तीनों पर्सन में निम्न को सिद्ध कीजिए, निम्न को सिद्ध कीजिए और निम्न को सिद्ध कीजिए। अगर यहाँ तक पूछे तो आपको कहाँ तक करना सिद्ध, यहाँ तक, ये वाला टर्म भी पूछ रहा है तो यहाँ तक सिद्ध कीजिए, ये यहाँ तक पूछ रहे तो यहाँ इसको भी सिद्ध कीजिए, और अब लास्ट में वो वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ से क्या होता है, अधिकतम बार क्या होता है, ट्यूशन आने की संभावना ही रहती है, या अधिकतम बार ट्यूशन आता है, कुछ नहीं है, बस आप क्या होगा,
बस पैटर्न को फॉलो करते रहिए, तरीके को फॉलो करते रहिए, बहुत आसानी से हो जाएगी। एक दो बार करोगे ना, देखोगे ना, चीज़ों को समझोगे, बहुत आसान है, इतना टफ कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने हर एक कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं है, हर स्टेप को करने का प्रयास किया। आप स्टेप टू स्टेप देखिए, बहुत आसानी से इस चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम पूरी समीकरण में क्या करते हैं, एच स्क्वायर 8 पाई एम माइनस का क्या देते हैं, भाग देने का। भाग दे दीजिए, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो इससे तो क्या कर रहे हैं, एच स्क्वायर, ठीक है, 8 पाई/m माइनस का चिन्ह ले लीजिए और क्या जाएगा साथ में, ठीक है। अब देखिए, ये वाला पक्ष इससे कट जाता है पूरा, और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, ठीक है, कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सही बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, ई माइनस क्या बचेगा, यू आएगा, और बाहर क्या आएगा, ऋणात्मक चिन्ह आएगा, इक्वल टू। समझ में आ गया, इस टर्म से ये पूरे का पूरा कट हो जाता है। यहाँ पर तो है नहीं, तो इससे हम गुणा कर रहे हैं, क्या करें, इसको भाग में गुणा करने से बड़ी सिंपल है, गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। इसका जब गुणा कर दोगे ना आप इसको, ये तो पूरे ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये टर्म और टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ पे माइनस, इसको खोल दीजिए, कोष्टक को, माइनस आ जाता है, ये क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यू साइन। अब जो ई साइन है ना, इसको हम इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करते थे, इस पूरे में से हम क्या करते हैं, साइन कॉमन ले लेते हैं, तो यू को पहले लिख लीजिए, डेल स्क्वायर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एम इक्वल टू क्या देता है, ई साइन। ठीक है, और ये जो पूरे का पूरा है ना, इसको यू डेल स्क्वायर एच स्क्वायर पाई अपॉन एम, इसको मानते हैं हम एच, इसके बराबर मान लेते हैं जो क्या है, हैमिल्टन, हैमिल्टन ऑपरेटर है, क्या है, ऑपरेटर है, तो बोलते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर बोलते हैं। ये मान रख दीजिए, इसके अंदर क्या जाएगा, ये साई एच हैमिल्टन ऑपरेटर बराबर क्या होता है, ई साई आर। तो यह सिद्ध करने के लिए अधिकतर बार आपको पूछा जाता है, क्या हो जाता है, अभी तक मेरे पास फॉर्मूले कितने आते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इसमें देखिए, एमसीक्यू जो पूछने की जो संभावनाएं रहती है, वो ये वैल्यू पूछ सकता है आपको, एच हैमिल्टन की वैल्यू क्या होती है, तो ये याद रखिए जाइए। ठीक है, इनमें से कोई सा भी कह देगा वो आपको एमसीक्यू के अंदर कि निम्न में से सौंदर्य समीकरण कौन सी है, बताइए। तीनों आपको देख, एक याद होगी ना, तीनों चारों आप इजीली बना सकते हो। माइंड में रहना चाहिए कि हाँ, होती चारों एक अलग अलग नहीं होती है। ठीक है, और एग्जाम में मैंने कहा ही है कि जो थ्योरी है, थ्योरी बेस के अंदर इसकी लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पूछ सकता है, एमसीक्यू के अंदर ये क्या होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं। मैं दूसरा क्या कहा कि ये जो थ्योरी टाइप के रिटन एग्जाम होगा आपको, उसके अंदर निम्न में से कोई भी चेहरा दे देगा और कहेगा सिद्ध कीजिए, और अधिकतर बार क्वेश्चन क्या आता है, इससे आता है। जो बायो के बच्चे हैं, मैंने बायो के बच्चे को ये कहा है कि आप इसको याद मत कीजिए, सीधा इस टर्म से याद तक आ जाइए, इस स्टेप में आप आ जाइए। ठीक है, अगर आप मैथ वाले बंदे हो तो इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने ना थोड़ा लंबा आपको इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि मैंने कोई स्टेप को छोड़ा नहीं है। अगर आप कुछ स्टेप को छोड़ भी सकते हो समझने के बाद भी, ठीक है, और कोई भी इसमें दिक्कत आए आपको, हाँ, समझने में कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे,
जो अगला हमारा प्रश्न है साई और वह साई का जो वर्ग है उसका क्या आर्थिक महत्व है। इसने नोट नहीं किया है वो नोट कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आपने पिछले वाला टॉपिक आपने उतार लिया होगा। ठीक है, अब नए टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 4 है। 3 टॉपिक हम कर चुके हैं, चौथा टॉपिक है साइन व साइन स्क्वायर का महत्व की बात करते हैं। तो देखिए पहले महत्व की बात करते हैं। ठीक है, देखो साई है ना, साई उसका मैंने आपको पहले जो टॉपिक शुरू हुआ था मैंने तभी कहा था कि इसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या दर्शाता है, ये सिर्फ तरंग फलन को दर्शाता है। सिर्फ क्या दर्शाता है, तरंग फलन को। और इसके अलावा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की तरंग के आयाम को भी बताता है। इलेक्ट्रॉन के तरंग के जो आयाम है ना उसको भी कौन व्यक्त करता है, साई व्यक्त करता है। आर्थिक महत्व कुछ नहीं है, नोट कर लीजिए। सेकेंड हम जो बात कर रहे थे कि इसको किससे द्वारा व्यतीत क्या बताया जाता है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन की तरंग का जो आयाम है ना, आयाम को दर्शाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने जो प्रकाश की तरंग की बात नहीं की थी, जिस प्रकार से हम प्रकाश की जो तरंग पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ाते हैं, जब हम प्रकाश की तरंग के जो आयाम का जब विरोध करोगे तो क्या आएगी, तीव्रता आएगी। वहीं पर जब आप जो तरंग फलन इलेक्ट्रॉन तरंग की जो आयाम है जब आप उसका वर्ग करोगे तो हमारे पास क्या आएगी, तीव्रता आएगी। क्या आएगी, तीव्रता आएगी। किसकी आएगी, इलेक्ट्रॉन की तरंग के आयाम की आएगी, तीव्रता आएगी। एक तथा आयाम की तीव्रता को कौन व्यक्त करता है, साई स्क्वायर व्यक्त करता है। साथ ही में ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर होते इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब मैंने अभी 3D कक्ष होता है, उसके अंदर क्या होता है, 3D कक्ष। हमने सिर्फ साई की बात की थी, पर साई के अंदर भी जो साई स्क्वायर होता है ना वो क्या करता है, जो 3D त्रिविम है, त्रिविम आकाशीय क्षेत्र है, उसके अंदर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करता है। इलेक्ट्रॉन जो क्या समान ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन है उनके पाए जाने की प्रायता को बताता है। क्या पाया जाता बताता है, ये प्रायता को दर्शाता है। कौन, साई स्क्वायर। ठीक है, क्या दर्शाता है, ये प्रायता को दर्शाता है कि यहाँ जो कोई भी जैसे 3D क्षेत्र है इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या प्रायता, क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब परमाणु कक्ष, इसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु कक्षक बोलते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक आपने लिखा हुआ है, बस इतना ही समझना। परमाणु कक्षक क्या होता है, वे कक्षक होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर करते हैं और एक राशि कौन, साई स्क्वायर, यह दर्शाती है कि जो साई स्क्वायर वो क्या दर्शाती है कि 3D त्रिविम क्षेत्र है उसके अंदर समान ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की वहां पर प्रायता कितनी है, या अधिकतम वहां पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने समान सबसे अधिक वहां पर होती है, वो क्या कहते हैं, परमाणु कक्षक कहलाते हैं। वापिस सुन लीजिए एक बार फिर से। परमाणु कक्षक वे कक्षक होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं और उसके अंदर एक त्रिविम 3D क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायता है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। उसे क्या बोलते हैं, परमाणु कक्षक बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। तो आपका छोटा सा टॉपिक है वो यहाँ से कवर हो जाता है। तीसरी की बात करें अगर वो साइन है ना उसको हम तरंग फलन बोलते हैं, कन्फर्म है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर को एक और बोलते हैं प्रायता, इसको प्रायता दिखाते हैं रोने में। ये प्रायता भी दर्शाता नहीं है, इलेक्ट्रो प्रायता नहीं, प्रायता भी बताता है और इसे प्रायता घनत्व भी देते हैं, साइन स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक रीजन मानता हूँ, कौन सा, x से एक dx क्षेत्र है।
ये कुछ क्षेत्र है, यहाँ तक ये मैंने मान लिया x डी एक्स। अब मुझे क्षेत्र में पता करना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने यहाँ पे पाए जाते हैं, तो उसको एक समीकरण द्वारा बताया जाता है। इसको कैसे कहते हैं, पी एक्स डी एक्स बराबर रहता है साई में कहते हैं, ठीक है इसको डी एक्स। इसको जब करोगे ना तो ये साई स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या जाएगा वापस dx, ठीक है। dx क्या होता है, ये होता है अपना परायता घनत्व, और dx क्या होता है, सिर्फ से अधिक परायता, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था, आपके दो टॉपिक इसमें इसको पहला देख लीजिए। हमें सिर्फ कुछ नहीं, बस आर्थिक महत्व बताना है आपको। पहला साई क्या होता है, साई को हम तरंग फलन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह के आयाम को व्यक्त करता है। साई स्क्वायर क्या होता है, वो क्या करता है, जो आयाम के जो गुणनफल होते हैं उसको बोलते हैं तीव्रता बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग के जो आयाम है उसकी तीव्रता को दर्शाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये जो साई स्क्वायर है वो क्या और दर्शाता है, साई ये जो साई स्क्वायर ये दर्शाता है कि जो परमाणु कक्षक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं, 3D क्षेत्र होता है, उस 3D क्षेत्र के अंदर समान ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगभग समान होती है उनकी पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी को ये बताता है, ठीक है। इसका एक और नाम है तरंग फलन को बताते हैं, प्रायता घनत्व को भी साई स्क्वायर दर्शाता है। मैंने क्षेत्र रीजन मान लिया है एक्स डी एक्स, ठीक है। मैं मानता हूँ कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायता प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसके द्वारा पी एक्स डी एक्स के द्वारा दर्शाता हूँ, जहाँ ये सहयुग्मी साई है, सहयुग्मी, ये जो चिन्ह होता है इसको बोलते हैं सहयुग्मी बोलते हैं, ठीक है। पी साई स्क्वायर डी एक्स आता है, जहाँ पी एक्स डैश के प्रायता घनत्व है और पी एक्स डी एक्स का प्रायता है। ये टॉपिक आपका यहाँ पर एंड हो चुका है। समीकरण साई और साई स्क्वायर के मैं तो हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन बस यही आ सकता है एमसीक्यू की, अगर बात करोगे आप सर एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, तो पूछ सकता है साई स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, ठीक है, साई स्क्वायर क्या दर्शाता है, ठीक है। देखिए सर साई के बारे में अलग अलग नाम पढ़े हैं, तरंग फलन भी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन की तरह के आयाम को भी पढ़ा है, ठीक है। जो पूछ सकता है साई स्क्वायर की जैसे आयाम की तीव्रता भी बोलते हैं, इसको प्रायता घनत्व भी बोलते हैं, तो इनकी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। अब जैसे कोई लाइन में दे दे कि साई स्क्वायर, इस कथन को सत्य असत्य कथन में दे दे आपको कि दो कथन दे दे, उनमें से बता पूछे आपको कथन सही कौन सा है, या एक कथन दूसरे कथन की सत्यता को किस प्रकार से जान सकता है, उस तरह से आप लाइन उठा के देख सकता है। जो 3D क्षेत्र है वो क्या कहता है, साई स्क्वायर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना प्रोबेबिलिटी को बताता है। जो अगली क्लास है, उस अगली क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सभी 3 से 4 टॉपिक एक क्लास में कवर करेंगे। कक्षा क्या होती है, कक्षक में अंतर, ठीक है, क्वांटम संख्याएं हम पता करेंगे, तथा एस पी डी एफ क्या होते हैं उनके बारे में हम कुछ प्रमाणिक सोच का। तो अगले टॉपिक ये आपके हैं 2 से 3 दिन क्लासों में ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। तो पहले जो 3 से 4 टॉपिक थे हमारे, वो क्या थे, एक दूसरे कनेक्ट थे, तो मैंने कहा था कि आपको इनको जो अगले टॉपिक है वो इतने कनेक्ट नहीं है, पर जो स्टार्टिंग के 3 से 4 टॉपिक है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। तो आप रिविजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, टॉपिक उदाहरण नहीं है, ठीक। कोई चीज़ समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।